Hi, good morning. Those who have joined, most welcome to the webinar once again. आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के ऊपर वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी. तो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? तो पावर सेक्टर को आज अपन थोड़ा पावर सेक्टर के ऊपर डीप डाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. और एक जो वर्ड है ना, ये बहुत आज के डेट में एक बज वर्ड है. आज से नहीं, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से, विच इज एनर्जी ट्रांजिशन. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये एनर्जी ट्रांजिशन एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि पावर सेक्टर को जब हम सोचते हैं तो हमको क्या सोचना है. ये अपने आप में यकीन मानिए इतना बड़ा है कि इट विल टेक एटलीस्ट 4 आवर्स फॉर मी टू काइंड ऑफ गिव यू दी डीपर इनसाइट्स की और क्या है और क्या है और क्या ढूंढना चाहिए, क्या ट्राई करना चाहिए. पर लेट अस मेक दिस सेशन एज पार्ट वन ऑफ द पावर सेक्टर. और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक, वी विल अगेन काइंड ऑफ कंटिन्यू विद द पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर. पर आज एक बार बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक्चुअल समझ पाएं एज एन इन्वेस्टर पावर सेक्टर में आपको क्या ट्रैक करना है. तो पावर सेक्टर क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, ठीक है. अ, अगर पावर सेक्टर में कहीं अपॉर्चुनिटीज हैं तो कहाँ हमको अपॉर्चुनिटीज देखना है, उन अपॉर्चुनिटीज में एग्जैक्टली क्या देखना है, ठीक है. ये सब चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे. तो एनर्जी ट्रांजिशन दोस्तों कुछ खास नहीं. ये बेसिकली जो हम फॉसिल फ्यूल जो है ना, फॉसिल फ्यूल इन टर्म्स ऑफ चाहे वो क्रूड हो गया, ओके, चाहे वो कोल हो गया, जो भी फॉसिल फ्यूल है या जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है. आप समझिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब ज्यादातर क्या यूज होता था, कोल, क्रूड, जितने भी फॉसिल फ्यूल है वही यूज होते थे, राइट. तो अब कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर से डिपेंडेंसी को हमको कम करना है. और जो शिफ्ट हम कर रहे हैं बेसिकली प्योर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, वही क्या है दोस्तों, वो बेसिकली एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है. ठीक है, मतलब हम कन्वेंशनल कोल, क्रूड, ये सब के कंपैरिजन में अब हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों, हम शिफ्ट हो रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ, ठीक है. और ये जो ट्रांजिशन है ये क्या कहलाता है, यही बेसिकली दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन है. आप बोलेंगे अब इसमें कौन सी नई बात है भाई, आइए समझते हैं. ये एनर्जी ट्रांजिशन क्यों जरूरी है, और जब मैं एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं तो उसमें भी बेसिकली क्लीन एनर्जी क्यों जरूरी है. तो एक तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्रूड है, जो कोल है, ये क्या है, बेसिकली फॉसिल फ्यूल है. और ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे बिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो डिपॉजिट होता है, कहाँ, अंडर द अर्थ, ठीक है. ये बेसिकली उसको हम धरती, अर्थ को खोद के ड्रिल करके और हम अंदर क्या निकालते हैं, या तो कोल, या तो क्रूड, या तो दूसरे मिनरल्स. पर जो भी हम निकालते हैं सबके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अर्थ में डिगिंग करनी पड़ती है. नाउ देयर इज अ लिमिट, बिकॉज आपके पास टोटल लैंड एरिया तो सीमित है. अब जहां पे आपने डिग इन कर दिया, जहां पे आपने अंदर से उसको खोखला कर दिया, वो एरिया को तो आप कभी यूज नहीं कर पाओगे. तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है. और दूसरा, जब आपने इसको डिग इन भी किया तो उस टाइम पे यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग दी इकोलॉजिकल बैलेंस. भाई अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं बना था कि आप इसके लिए आ, मतलब आप इसमें कहीं पे भी माइनिंग करते जाइए, कहीं पे भी क्रूड निकालते जाइए, भाई उसका अंदर का आप माल मटेरियल सब निकाल लेंगे. तो इकोलॉजिकल बैलेंस और फिर फॉसिल फ्यूल को यूज करने से जो ग्रीन हाइड्रोजन, या माफ कीजिएगा, जो ग्रीन गैसेस का बेसिकली जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जो एनवायरमेंट पे उसका खराब इम्पैक्ट है, उनका क्या होगा दोस्तों. तो एक तो आप समझिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. देन देयर आर अदर प्रॉब्लम्स. आपको मैं एक कंटेक्स्ट याद दिलाता हूं, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे तो इंडिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती, पर यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा क्या है, चिलिंग टेम्परेचर्स होते हैं, नेगेटिव में टेम्परेचर्स होते हैं. एंड टू कीप देमसेल्फ वार्म इनसाइड देयर हाउसेज, व्हाट दे नीड इज नेचुरल गैस, एनजी. वो नेचुरल गैस का दोस्तों मेजर सप्लायर कौन था,
वो नेचुरल गैस आती थी कहाँ से? रशिया से। रशिया ने यूरोप को सबक सिखाने के लिए, क्यों यूरोप को सबक सिखाना चाहता था रशिया? क्योंकि यूरोप जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहा था। ऑब्वियसली वो उन लोगों के साथ में नाटो की अलायंस ज्वाइन करना चाहता था। बहुत सारी चीजें थी, हमको वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना। बट द पॉइंट इज कि यूरोप का जो नेचुरल गैस का जो सप्लाई था वो रशिया ने कट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड ने मिला के रशिया का जो फॉरेक्स था, बेसिकली लगभग 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जो वैल्यू का उनका जो फॉरेक्स था, वो उनके जो ट्रेजरी, यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसे थे, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, कि भाई अब उसमें से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो रशिया ने क्या किया कि बोला भाई अब मैं आपको नेचुरल गैस नहीं दूंगा। और नेचुरल गैस जब रशिया ने बंद किया, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई अंदर की जो समुद्र के अंदर की जो मतलब गैस की जो पाइपलाइन थी, उसको तो यूक्रेन ने ही हमला करके कटवाया था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का भी मुद्दा ये था कि भैया तुम लोग मेरे को जल्दी से हेल्प करो, अगर हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुमको भी नहीं शांति से रहने दूंगा। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रूथ और नॉट, बट द ओवरऑल पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो नेचुरल गैस है, ठीक है, ये जो क्रूड से बेसिकली चीजें हैं, कोल है। अब ये दोस्तों ये सारे के सारे मिनरल जो है, हर देश में तो नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे कोल का अबंडेंस है, पर हमारे यहाँ पे क्रूड का अबंडेंस क्या है? हमारे यहाँ पे क्रूड का अबंडेंस नहीं है। तो जितनी भी चीजें हमको क्रूड से डेराइव करनी पड़ती हैं, पेट्रोल, डीजल, वो सब हमको कहाँ मंगाना पड़ता है? हमको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। लाइक मिडिल ईस्ट से हम मंगाते हैं, यूएसए से अभी हम खरीद रहे हैं, रशिया से अभी हम खरीद रहे हैं। तो हम भी दूसरे पे डिपेंड नहीं है फॉसिल फ्यूल को सोर्स करने के लिए। जब हम ये फॉसिल फ्यूल को सोर्स करते हैं, और अभी के जैसा मिडिल ईस्ट क्राइसिस जैसा हो गया, कुछ भी अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आ गया, तो क्या होता है? अगेन हमारा ये पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है, वो हमारे देश में वल्नरेबिलिटी ले आ देता है। ठीक है, मतलब इनफैक्ट मतलब दिस इज नॉट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर लोग गैस बुक कर रहे हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल डीजल कई जगह नहीं मिल रहा है। इंडिया में वो पिंच अभी फील होना जस्ट शुरू ही हुआ है। और अगर ये जल्दी मामला ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो ये पेन ज्यादा बढ़ सकता है। राइट? गैस वाला एग्जाम्पल तो मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो वेंडर है वो ये बोलता है कि भाई मेरे पास आ जाएगा तो मैं आते ही आपको देता हूँ। बट अगेन ये वो कितने लोगों को बोल रहा होगा, और उसका ये कहना है कि पिछले 1-2 हफ्ते से क्या है, कोई भी नई गाड़ी आई ही नहीं। तो वी आर जस्ट अबाउट टू काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग द पिंच ऑफ जो भी हो रहा है। दूसरे देशों में और हार्श ऑलरेडी हो चुका है। गवर्नमेंट ने यहाँ तक अभी जितना वो कर सकते हैं उतना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह से सप्लाई सोर्स कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल ये वॉर चालू हो जाएगा। बट दी ओवरऑल पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इट विदाउट गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट इज कि एक तो एनर्जी ट्रांजिशन इसलिए जरूरी है कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर देश का अपना ग्रीन गैसेस को लेके कोई ना कोई टारगेट है। राइट? और दूसरा ये कि जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता है कहीं भी, मैंने आपको रशिया यूक्रेन का एग्जांपल लिया, मैंने आपको मिडिल ईस्ट का एग्जांपल लेके बताया कि ये जो भी फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे ही उनके सप्लाई चेन में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, तो उसकी फिर कॉस्ट जो है हमारे देश को बहुत ज्यादा हैवी पड़ती है। अब सोचिए यही क्रूड ऑयल अगर हमारे अपने देश में होता तो हम इतना प्रॉब्लम नहीं करते। पर मोर देन 85% ऑफ द क्रूड ऑयल दैट वी कंज्यूम, वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये हमारे लिए एक पेन पॉइंट है। राइट? तो दूसरा, क्लीन एनर्जी पे ट्रांजिशन इसलिए भी जरूरी है, नॉट ओनली फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस बट ऑल्सो कि हमारा ये जो सप्लाई चेन के प्रति जो वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल ये तो धरती के अंदर से निकलता है। हर जगह का एनवायरमेंट अलग है, हर जगह पे अलग अलग रिजर्व्स हैं। हमारे यहाँ पे कोल का है तो किसी के यहाँ पे क्रूड ऑयल का है, जिसके यहाँ क्रूड है उसके यहाँ कोल नहीं है। ठीक है, किसी के यहाँ पे क्रूड और कोल दोनों होगा, और उसके यहाँ कुछ और हो सकता है, नहीं हो मिनरल, तो वो दूसरे देशों पे उन मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट होगा। तो एक तो हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस, दूसरा हो गया कि सप्लाई चेन का इशू ना हो। राइट? ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो ये जो सेकंड पॉइंट हम लिख रहे हैं बेसिकली ये किस बारे में है? सप्लाई चेन के बारे में। ठीक है, तीसरा, तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या है दोस्तों। ऐसा नहीं ये जो फॉसिल फ्यूल हमको मिल रहा है ना, ऐसा नहीं कि ये वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट है, इसकी फ्यूचर कॉस्ट भी बहुत है दोस्तों। ठीक है, नाउ द ओवरऑल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि अब ये सारा का सारा जो ये कन्वेंशनल फ्यूल है, ये अब चेंज हो रहा है किसके प्रति? क्लीन एनर्जी के लिए। अब क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, और कहाँ-कहाँ से वो सारी चीजें ड्राइव हो रही हैं, वो भी हमको समझना है। तो जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो यू हैव टू थिंक ऑफ रिन्यूएबल पावर। अब रिन्यूएबल पावर कहाँ-कहाँ से आती है दोस्तों? मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लिटरली ये सेशंस में
आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और उसमें मेरा पर्पस ये है कि आप लोग इसको सीखें, ठीक है? हाउ टू थिंक अबाउट दीज सेक्टर्स, बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मॉडल, कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, सो दैट यू कैन बिल्ड कन्विक्शन। जब कन्विक्शन आएगा तभी आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक लेके 10 साल आप उस पर बैठेंगे, नहीं तो 10 महीने वाला ट्रेड जो है वो कई बार आज के रेट में उतना चल नहीं पा रहा है, आप देख रहे हैं, राइट? तो इन्वेस्टिंग हम ठीक से कर पाए, दैट्स दी ओवरऑल गोल। अब रिन्यूएबल पावर में क्या क्या आ जाएगा, या रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा, तो जो भी आपका बेसिकली हाइडल एनर्जी है, वाटर बेस्ड, सोलर एनर्जी आप जानते हैं इसको, विंड एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपका किस चीज का पार्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट हो गया, ठीक। दूसरा, जब आप क्लीन एनर्जी की बात करते हैं ना, तो यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड पावर और स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ द पावर, स्टोरेज ऑफ द पावर। और स्टोरेज ऑफ द पावर में यू हैव डिफरेंट थिंग्स। आपके पास बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस हो सकता है, बीईएसएस उसको बोलते हैं। आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन में आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ये अपकमिंग सेक्टर्स हैं ये सब, राइट। तीसरा, एक पम्प्ड स्टोरेज भी होता है, पम्प्ड वाटर स्टोरेज, ठीक है, या पम्प्ड स्टोरेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब जब आप ये क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे ना, तो अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सोलर, अगर मान लीजिए आपके देश में पर्याप्त सोलर एनर्जी है, जो कि है हमारे पास, वी आर नॉट लाइक अदर वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे 6-6 महीने तो धूप ही नहीं आती, राइट? सो वी आर फॉर्च्यूनेट इनफ टू रिसीव, वी आर ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेटर ऑफ दिस अर्थ, ठीक है, कि ये अर्थ है और वी आर ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेटर ऑफ अर्थ, कि हमारे देश से इक्वेटर गुजरता है और बहुत एक्सट्रीम वेदर का हमको सामना नहीं करना पड़ता है। ये मान लीजिए इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है, और हमारे पास सोलर एनर्जी बहुत अबेंडेंस में है, राइट? तो अगर हमारे पास सोलर एनर्जी अबेंडेंस में है, तो ईवी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मैनेज हो सकता है। अगर ईवी से हमने पावर जनरेट किया और उसके हमने बैटरी में स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये बैटरी के थ्रू बहुत सारा पावर बैकअप हो सकता है। अब ये जो पावर बैकअप हो सकता है, ये पावर बैकअप कहाँ काम आ सकता है? ये पावर बैकअप कई जगह काम आ सकता है दोस्तों। आप जानते हैं एआई या डेटा सेंटर्स में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी पावर डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए। ये वहाँ काम आ सकता है। ये जो आपका स्टोर्ड पावर है, ये पीक डिमांड मैनेज करने के काम आ सकता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डे में पावर कंजम्पशन इस तरीके से चल रहा था और अचानक से कोई ऐसी एक्टिविटी हुई कि उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने का पावर पीक डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, पावर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैटरी में स्टोर्ड पावर है, ठीक है, तो स्टोर्ड पावर के थ्रू आप इस पीक डिमांड को क्या करेंगे दोस्तों, मैनेज कर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है अपने देश में। और सबसे बड़ी बात, ये क्लीन एनर्जी आ जाने से यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज। ये क्लीन एनर्जी सोलर के प्लांट्स तो दोस्तों आपके ही देश में लगे रहेंगे, राइट? ये भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर है, ये भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर है, तो यहां से आपने फिर पावर एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो बेसिकली डिपेंडेंसी भी दूसरे देशों पे क्या है, कम हो जाएगी। सो दैट इज वाई टुडे एनर्जी ट्रांजिशन is a very, very big theme. Now, I want to take a pause here and I want to understand from you, क्या यहाँ तक का जो कंटेंट है वो सभी को समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक का जो कंटेंट है क्या वो सभी को समझ में आ रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर चैट में आप या इमोजीज हैं, देखिए जैसे मैंने अभी एक इमोजीज वो किया है, आप ऐसे इमोजीज यूज करके प्लीज, वी हैव टू मेक दिस वेबिनार अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे ही ये अपलोड कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक का कंटेंट समझ में आ रहा है? कैन आई हैव योर फीडबैक प्लीज, चैट के थ्रू, क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू, इमोजीज के थ्रू? अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू।
अच्छा, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। तो यहां तक हम बात कर रहे थे एनर्जी ट्रांजिशन की। ठीक है, कि एनर्जी ट्रांजिशन एग्जैक्टली कि एनर्जी ट्रांजिशन बेसिकली क्या है। तो हमने ये देखा कि फॉसिल फ्यूल से हम जो मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ, और क्यों ये जरूरी है, हमने बेसिकली ये समझा कि ये है क्या, एनर्जी ट्रांजिशन क्यों जरूरी है, ताकि हम सेल्फ रिलायंस बिल्ड कर सकें, हमको दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। क्यों जरूरी है, स्टोर्ड पावर का क्या क्या एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया। भले ही आपके पास क्या है, आज के डेट में पूरी की पूरी एनर्जी आ रही है, पर थोड़ा सा भी इंटरप्शन नहीं चाहिए, इसीलिए आपको बैकअप के लिए स्टोर्ड पावर जरूरी है। मैंने आपको ये भी बताया कि पीक डिमांड भी मैनेज करने में स्टोर्ड पावर क्या है, बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है, तो वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे डिवाइसेस पे डिपेंड होते जा रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का और ज़्यादा एप्लीकेशन होगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ मैं, कि आप याद कीजिए पहले ज़्यादातर एग्रीकल्चरल पर्पसेज़ के लिए डीज़ल पंप्स ही यूज़ हुआ करते थे। अब धीरे से गवर्नमेंट की मुहिम के कारण अब ये क्या हो गया है, बहुत सारी जगह पे सोलर पंप्स आ गए हैं। अभी भी बहुत बड़ा पेनिट्रेशन होना बाकी है, और ये सोलर पंप के आ जाने से किसान को बेचारे को डीज़ल पंप का जो एक्सपेंस है वो भी बच गया, तो ये ज़्यादा चीपर है। ठीक है? और ये पॉल्यूटेड भी नहीं है। तो ये क्या है? इको फ्रेंडली भी है बेसिकली, राइट? हाँ, आप पूछ सकते हैं लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यूजुअली ये है कि अब ये रात में ये पंप नहीं चलता, ठीक है? ये पंप दिन में ही चलता है, तो ज़्यादातर खेती का जो सारा काम है, वो लगभग दिन भर के वाटर कंजम्पशन से क्या है, बहुत आराम से पूरा हो जाता है। आज भी कई जगह पे डीजी जेनसेट्स हैं, आप जानते हैं इस बात को, और ये डीजी जेनसेट्स जो हैं, ये किस पे चलते हैं? डीज़ल पे चलते हैं, राइट? Then there will be a time you will have बिगर साइज यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टाइप के सिस्टम आ जाएंगे, जहां पे आपको इनमें भी जो खपत है वो कम होगी। बट होता क्या है, क्योंकि डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है पर जूल, जो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है बेसिकली, वो चूंकि स्टोर्ड पावर से कहीं ज्यादा होती है, बट जस्ट वेट फॉर दी टाइम एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यू विल हैव हायर बैटरी स्टोर्ड पावर, और वहां पे भी ये जो डीजल की खपत है वो डिपेंडेंसी आपको वहां पे भी कम होते हुए दिखेगी। कई एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन का आप क्षेत्र देखिए, जो ट्रांसपोर्ट है। आज मैक्सिमम जो इंजन्स है वो इंटरनल कंबंशन इंजन के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, ठीक है? और हमने पहले भी अपने सेशंस में ये बात किया है कि अगर ये फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, मान लीजिए इको वाली कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, इकोलॉजिकल कॉस्ट, तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के टेलविंड्स के कारण भी बहुत बड़ा शिफ्ट क्या होगा? ईवी पर होगा, और ये ईवी अगेन इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगेन फिर से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? क्लीन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कन्वेंशनल एनर्जी से भी हो सकता है, बट दी होल पॉइंट ऑफ हैविंग एन ईवी विल नॉट सेटिस्फाइड अगर हम उसको क्लीन एनर्जी से चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बार तो हमने खरीद लिया, और इसमें भी जो बैटरी लगी है उसको भी हमने क्या किया हुआ है, जमीन से ही खोद के बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें लिथियम की बैटरी लगी हुई है, राइट? तो एक बार तो आपने उस ईवी को बनाने के लिए कि बार बार आपको डीजल जला के एनवायरमेंट गंदा ना करना पड़े, आपको कॉस्ट पे भी पड़े, एक बार तो आपने धरती माता को नुकसान पहुंचा दिया। और अगर उसके बाद भी हम कंटिन्यूअसली उसको कन्वेंशनल एनर्जी से ही चार्ज कर रहे हैं, इट विल नॉट काइंड ऑफ जस्टिफाई द एंटायर एफर्ट। तो क्लीन एनर्जी की जरूरत वहां पे भी पड़ेगी, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पावर, तो एक ना ऊपर ऊपर से मैं आपको समझाता हूं कि हाउ टू थिंक ऑफ पावर। तो व्हेन यू थिंक ऑफ पावर, तो बेसिकली आप क्या है सोचिए इस बारे में कि सबसे पहले क्या होता है, पावर जनरेट होती है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है वो हमको देखना है। फिर ये जो जनरेटेड पावर है, ये क्या होता है दोस्तों, हमको मालूम है कि बहुत सारे टावर्स की मदद से ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, फिर यहाँ पे और पूरे देश में ऐसे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट का, एचवीडीसी इसको बोलते हैं, ठीक है? ये बेसिकली इस तरीके से पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन गई होती है। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे 10 मेगावाट पावर जनरेट हो रही है। ये 10 मेगावाट पावर ट्रांसमिट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पावर जनरेट हो रही है, पावर खपत वहाँ थोड़ी होनी है। और पावर जनरेशन में भी यू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो पहले पावर जनरेट किया जाता है किसी मैकेनिज्म से, क्या-क्या हो सकता है? रिन्यूएबल हो सकता है उसमें, और कन्वेंशनल हो सकता है, ठीक? फिर जो भी जिस तरीके से भी पावर जनरेट हुई वो ट्रांसमिशन होता है। फिर उसके बाद
आज के डेट में अब ये नया जुड़ गया है, नहीं तो यहाँ पे आप सीधे-सीधे मान सकते हैं कि कंजम्पशन होता है। क्या चीज़ आ गई है वो भी मैं बताता हूँ। पावर कंज़म्पशन होता है। ये पावर कंज़म्पशन कहाँ होता है दोस्तों? आप मान के चलिए कि ये घर है, वहाँ पावर कंज़म्पशन हो रहा है। फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पावर कंज़म्पशन हो रहा है। ठीक है ना? कॉर्पोरेट्स हैं, वहाँ पावर कंज़म्पशन हो रहा है। तो पावर जनरेट हो रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है, हमारे ग्रिड्स के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ग्रिड्स बोलते हैं। आप बेसिक समझ लीजिए। ये पावर जनरेट हो रहा है। ये जो पूरा जाल बना हुआ है पूरे देश में या पूरे हमारे अ, मतलब ज्योग्राफी में, ये पूरा जो जाल बना हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं इसको। और फिर वो पहुँचता है कहाँ तक? कंजम्पशन तक। तो बेसिकली अब ये जहाँ से जो भी पावर ट्रांसमिट होके आ रहा है, वो इतना ज़्यादा हाई पावर है, ठीक है? तो 11 केवीए के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, 22 केवीए के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। तो बहुत बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर क्या है, वहाँ से ट्रांसमिट होके आ रहा है। तो फिर क्या करना होता है? आपने बहुत सारी जगह दोस्तों सब स्टेशन देखा होगा, ठीक है? या सुना होगा, सब स्टेशन। ये सब स्टेशन क्या करता है कि हाई पावर को जो जितना चाहिए, उतने पावर में इसको स्टेप डाउन करता है। आप समझिए ये आपका सब स्टेशन है। ठीक है, सब स्टेशन में बहुत सारे ग्रिड्स, टावर, वायरिंग ये सब लगा रहता है, तो उसका मैं कोई इमेज नहीं बना रहा हूँ। पर ये जो सब स्टेशन है, ये क्या करता है बेसिकली, जो बहुत हाई पावर ये रिसीव कर रहा है, उसको कंज़्यूम करने लायक पावर में ये ट्रांसमिट करता है। तो ये सब स्टेशन बनते हैं और ये सब स्टेशन से पावर फिर जाता है कहाँ? आपके फैक्ट्रीज़ में, आपके घरों पे और जहाँ पे भी कमर्शियल यूज़ जहाँ पे भी होना है, वहाँ पे ये जाता है। ये ओवरऑल पिक्चर है पूरे के पूरे पावर सेक्टर की। अब इसमें एक कड़ी दोस्तों और जुड़ गई है। तो हमने बात किया कि पहले पावर जनरेट होती है, उसके बाद फिर पावर ट्रांसमिट होती है। तो ये बेसिकली दोस्तों अलग-अलग इंडस्ट्री है पूरे पावर सेक्टर में, ठीक है? जनरेशन की इंडस्ट्री अलग है, ट्रांसमिशन की इंडस्ट्री अलग है और फिर हमने देखा कि पावर कंज़्यूम होती है। इसका एक और भी नाम है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है? अब कौन करता है डिस्ट्रीब्यूटर? तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जैसे जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं वो जानते होंगे कि सीएसपीडीसीएल जो है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का क्या काम है कि जो भी बिजली आ रही है, उसको घरों में बाँटेंगे, पूरे शहर में ये बाँटेंगे और हमसे चार्जेज़ जो हैं वो कलेक्ट करेंगे। समझिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमसे चार्जेज़ कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो बिल हमारे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल से हमसे चार्जेज़ लेते हैं। और ये जो ग्रिड का यूज़ करके, जो मैं आपको समझा रहा था, ये ग्रिड का यूज़ करके, ये जो टावर्स हैं, ये ग्रिड का यूज़ करके जो बिजली इन्होंने मँगाई है ना, ये हमारे पैसे को फिर कहाँ रोटेट करते हैं, ये उस पे रेंटल देते हैं। क्या देते हैं? रेंटल देते हैं। किसको देते हैं? ये पावर ग्रिड जिसका भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मोस्टली सारे देश में उसी की जगह उसी की पावर ग्रिड है। तो पीजीआईएल जो कंपनी आपने सुना है, पावर ग्रिड को रेंटल आता है। ठीक है? किसका रेंटल आता है? जो ये बिजली ये मँगा रहे हैं, कौन मँगा रहा है? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो बिजलियाँ मँगा रही हैं, जो बिजली मँगा रही है, इन तारों से, ट्रांसमिशन लाइन से, हमसे जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, ये वहाँ पे रेंटल पे कर रहे हैं। और बचा हुआ जो बीच का इनका जो पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, भई आप समझना कि बिजली तो बहुत बड़े तादाद में आ रही है, 22 केवीए और बहुत बड़े-बड़े मतलब वॉटेजेस में आ रही है, ठीक है? बहुत हाई पावर है ये। हाई पावर को कम करके डिस्ट्रीब्यूट करना किसको कहाँ कितना चाहिए और उसके हिसाब से चार्ज लेना, ये सारा का सारा मैनेजमेंट किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का है। मध्य प्रदेश में वहाँ का होगा, गाज़ियाबाद में वहाँ का होगा, कहीं पे टाटा पावर मैनेज कर रहा है, मुंबई में अडानी मैनेज कर रहा है। तो हर जगह का सिस्टम अलग है, कहीं प्राइवेट प्लेयर हैं, कहीं स्टेट प्लेयर्स हैं, कहीं पे नेशनल प्लेयर है। तो हर जगह पे अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। पर ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का मॉडल क्या होता है कि हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ये लेते हैं और जहाँ से ये पावर मँगाते हैं जिस ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करके, ये उसको भी रेंटल देते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स की कमाई होती है। ट्रांसमिशन लाइन जिसका भी होता है उसकी कमाई होती है। क्योंकि ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं, हमको समझना है कि व्हाट इज़ देयर बिज़नेस मॉडल, राइट? अब इस बीच में मान लो यहाँ से पावर आ रही है और यहाँ पे कोई बहुत पीक डिमांड आ गई, ठीक है? कोई बहुत पीक डिमांड आ गई, डिमांड अचानक से बढ़ गई। तो ये पीक डिमांड को मैनेज करने के लिए आपको बीच में कोई ना कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे जो पावर जनरेट हो रही है, जितनी पावर कन्वेंशनल से जनरेट हो रही है, ठीक है? जैसे क्या है थर्मल है, कोल, ठीक है? और जो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी है वो और कहाँ से आती है? न्यूक्लियर से आती है। अब जितनी भी पावर इनसे जनरेट हो रही है, वो जो पावर जनरेट हो रही है वो तो स्टेबल है। समझ रहे हैं आप इस बात को? पर जो पावर
माफ कीजिएगा, पर जो पावर रिन्यूएबल से आ रही है, लाइक सोलर, वो पावर कैसी है दोस्तों? कभी सन की इंटेंसिटी बहुत हाई है, ये सोलर प्लेट्स हैं, इस पे सन की रेज पड़ रही है, कभी ये इंटेंसिटी बहुत हाई है, कभी ये इंटेंसिटी लो है। तो सोलर से जो पावर जनरेट हो रही है वो दरअसल क्या है? वेरिएबल है। और ऊपर से नाइट टाइम्स में तो सोलर की पावर अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब ये जो वेरिएशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो कंजम्पशन चाहिए, भाई आपका जो फ्रिज है वो तो 220 वोल्ट पे चलता है, उसको तो उतना पावर चाहिए। आपका जो टीवी है, आपका कंप्यूटर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, फैक्ट्रीज की जो बेसिकली फैक्ट्रीज की जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये तो पावर, जो वॉटेज में ये जितना पावर कंज्यूम करते हैं वो लोड तो कांस्टेंट है। पर यहाँ से पावर जो जनरेट हो रही है वो वेरिएबल है, ट्रांसमिशन कुछ और बीच में कर नहीं सकता। अगर यहाँ से मान लीजिए 10 किलो वॉट जनरेट हो रहा है, तो 10 किलो वॉट को ये किसी तरीके से ट्रांसमिट करेगा, पर अगर 10 की जगह 5 होगा तो उसको ये बढ़ा के तो कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए अब एक जो नया सेक्शन इसमें आ गया है, वो क्या आ गया है? स्टोरेज। किसका? पावर का स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जो है, ये बेसिकली पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ है एक नया पूरा अपने आप में इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, जिसका अब यहाँ पे बहुत बड़ा यूज आ गया है। अब अब बेसिकली जब पावर परचेज के एग्रीमेंट्स होते हैं, कौन करता है ये एग्रीमेंट? जो पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या बेसिकली जो पावर का कंज्यूमर है, दोनों में से कोई भी है। क्योंकि जो बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं लेके सीधे-सीधे क्या है, जो पावर जनरेटर है, उनसे टाई अप करते हैं। तो जो पावर परचेज के एग्रीमेंट होते हैं, वो जो कंज्यूमर है कुल मिला के, देखो डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है, चाहे वो सीएसपीडीसीएल हो, चाहे वो टाटा हो, अडानी हो, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये अपनी खपत के लिए थोड़ी ले रहा है पावर। ये किसकी खपत के लिए ले रहा है? अगेन ये भी कंज्यूमर को पास ऑन कर रहा है। तो अब कुल मिला के ये जो सेक्शन है, जो पावर को कंज्यूम करता है, रिसीव करता है, वो डिमांड क्या कर रहा है कि भाई मुझे जो भी पावर चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे सोलर लगा रहे हैं, आप यहाँ पे विंड लगा रहे हैं, कि आप यहाँ पे हाइडल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे पावर चाहिए राउंड द क्लॉक, क्योंकि मेरे कंजम्पशन साइड पे जो डिमांड है वो तो कंटिन्यूअसली बनी हुई है, विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ कि यहाँ पे क्या पावर जनरेट हो रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसी का दूसरा नाम है फर्म डिस्पैच, फर्म एंड डिस्पैच पावर सप्लाई, एफडीपीएस। ठीक है, फर्म मतलब कि जो पावर आ रही थी वही पावर क्या है, बनी रहे, या राउंड द क्लॉक आप समझिए। तो अब राउंड द क्लॉक करने के लिए जहाँ पे जो बड़े-बड़े सोलर प्लांट्स लगे हैं, आप जानते हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो सोलर एनर्जी पे आ रही है, और वही हमारे देश के लिए अच्छा भी है। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। अब सोलर एनर्जी है, अब मान लीजिए ये जो प्लांट है ये करीबन 10 मेगावाट का प्लांट है, या 2 गीगावाट का प्लांट है। अब ये जितना भी बड़ा प्लांट हो, इसने पूरा डे टाइम पे तो पूरा का पूरा वो जो एनर्जी एक्सपेक्टेड था, उतना सारा का सारा एनर्जी क्या है, प्रोड्यूस कर लिया। पर जैसे ही इवनिंग टाइम आ गया, जैसे ही नाइट टाइम आ गया, तब ये क्या प्रोड्यूस कर पाएगा? तब तो ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो दैट अब यहाँ जो कंज्यूमर है उसको क्या चाहिए? उसको तो राउंड द क्लॉक चाहिए। इसीलिए अब ये जो सोलर प्लांट्स हैं, या ये जो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्शन हैं, इन सब को अब क्या कंपल्सरी हो रहा है धीरे-धीरे? जो कंज्यूमर की डिमांड है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन या एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन किसी ना किसी प्रकार से रखना पड़ेगा। तो अब जो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस है, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है, जो पहले कभी हुआ ही नहीं करता था सिस्टम में। अभी ये पिछले कुछ सालों से बन गया है। ये एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री बन गई है पूरा अपने आप में, कि जहाँ पे जिसका जो यूज़ है वो ज़रूरी है। अगर ये सोलर का मिला के और बैटरी का मिला के, अगर ये दोनों का मिला के राउंड द क्लॉक अगर पावर सप्लाई इनको देना है, और वो बिज़नेस करना है पावर जनरेशन का, तो इनके लिए अब ये कंपल्सरी हो गया है कि एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन पे इनको वर्क करना पड़ेगा। और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन पे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, वो अभी भी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स और ये सब आते हैं, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो पम्प्ड स्टोरेज है, पम्प्ड स्टोरेज का क्या मतलब होता है, इसको भी समझेंगे। और इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है। आप इतना समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस और जो वायबिलिटी है, वो बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के ऊपर आ रही है। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस अपने आप में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। मैं फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे प्लीज़ अपना एक बार फीडबैक दीजिए और बताइए क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक क्लियर है? आर वी ऑन द सेम पेज?
ठीक जा रहा है, हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। द एंटायर पर्पज ऑफ दिस वेबिनार इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों के पास ऑप्शन है इमोजीज यूज करने का। अगर आप देखें, देखिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा आपको अपने मोबाइल में मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगेन आप मुझसे वहां से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप Q&A के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए वापस चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। चलिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि हमने अभी अभी तक क्या देखा है। दोस्तों अभी तक हमने कवर किया है, अभी तक हमने कवर किया है कि व्हाट इज एनर्जी ट्रांजिशन। एक तो हमने ये कवर किया, और दूसरा हमने कवर किया कि पावर सेक्टर को जब ऊपर ऊपर से अपन समझते हैं, तो एक उसका टॉप व्यू अभी हमने लिया है दोस्तों। इस टॉप व्यू में हमने ये देखा कि भाई पावर में चार इंपॉर्टेंट सब सेक्टर्स हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन, इसके अलावा स्टोरेज जो पहले नहीं हुआ करता था पर अब ये है, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब दोस्तों समय आ गया है कि सबसे पहले हम किसकी ऊपर बात करें। चलिए जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। हम एक एक करके टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने समझा कि एनर्जी ट्रांजिशन क्यों जरूरी है, फिर हम देख रहे हैं पावर सेक्टर, अब हम देख रहे हैं इस पावर सेक्टर में एक सब सेक्टर जो है जनरेशन, और इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हम एक बार ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरऑल जो सेशन है ना पावर सेक्टर के ऊपर, इट विल बी लेंदियर, एंड आई विल नीड योर कंसिस्टेंट सपोर्ट कि मैं जब इसका पार्ट 2 करूं, तब भी आप लोग क्या है इतने ही प्रेम से ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ इसको सीखें, एक्सप्लोर करें। अब अपन आते हैं जनरेशन में। तो जनरेशन प्राइमरली पावर का जो जनरेशन है वो दो टाइप से होता है। एक होता है थर्मल या कन्वेंशनल, ठीक है, और एक होता है रिन्यूएबल्स। हम सभी को मालूम है अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, वो हमको देखना है। हम सब ने ये समझा है अभी इस बात को कि जो थर्मल या कन्वेंशनल है, अब देखो जो कोल के डिपॉजिट्स हैं वो भी इनफाइनाइट तो नहीं है हमारे पास। मतलब अगर आपको कोल इंडिया का डेटा देखें तो आपको समझ में आएगा कि देश आजाद होने के करीबन 70-80 साल में अब ये जो अपन पहुंचे हैं आज 1 बिलियन टन पर ईयर के प्रोडक्शन पे अपन पहुंचे हैं। ठीक है, आज दूसरे देशों में ये कैपेसिटी हमसे थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, पर आप कितना भी कैपेसिटी बढ़ा लीजिए माइनिंग की, आपके पास एक लिमिटेड डिपॉजिट है, राइट। द फ्यूचर लाइज विद द रिन्यूएबल। तो हमको अपॉर्चुनिटी बेसिकली यहाँ पे देखना है। पर होता क्या है दोस्तों, मैं आपको एक रफ डेटा देता हूँ बेसिकली। अभी अपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो जो ओवरऑल ओवरऑल एक पावर का जो सिनेरियो है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ओवरऑल लगभग और ये कहाँ से आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स होते हैं, वहीं से आपको मिल जाएगा कि ओवरऑल पावर का सिनेरियो जो है ना वो क्या है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ओवरऑल हमारे यहाँ पे जो पावर जनरेशन होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे अराउंड एक रफ, मैं बॉल पार्क आपको नंबर दे रहा हूँ कि 600 गीगावाट का हमारे यहाँ पे टोटल पावर डिमांड है, या टोटल उतना पावर प्रोडक्शन है। ठीक है, पावर डिमांड है या उतना पावर प्रोडक्शन है। इसमें से करीबन आज के डेट पे भी 55% जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, और 45% जो है बेसिकली ये आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से। ये जो रेशियो है कन्वेंशनल और रिन्यूएबल का, अब ये तेजी से शिफ्ट हो रहा है। अब करीबन 45% जो है कुछ सालों में, बाई 2030, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, बाई 2030 द गवर्नमेंट टारगेट इज, ये जो है वो कन्वेंशनल जो है वो 45% हो जाए, और जो रिन्यूएबल है वो 55% हो जाए, और धीरे से 60% हो जाए बाई 2030। गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो रेशियो है ना, ये इतना जल्दी, ऐसे आपको देखने में ये सिर्फ नंबर लग रहे हैं,
बट यू आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली, अगर ये 55% है 600 गीगावाट में से आप अगर 55% निकालें तो करीबन 300 गीगावाट के आसपास जो है आपके यहाँ पे पावर किससे जनरेट हो रही है, कन्वेंशनल यानी थर्मल से, और करीबन 300 के ही आसपास आज के डेट में पावर किससे जनरेट हो रही है, रिन्यूएबल से। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो पावर डिमांड है वो औसतन 3 से 4% पर एनम से क्या है, बढ़ रही है। और ये जो पावर डिमांड बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक्सपेक्टेड है, ये पावर डिमांड और तेजी से बढ़ेगी। मतलब जैसे-जैसे यू आर रिलाइंग मोर ऑन एआई, यू आर रिलाइंग मोर ऑन डेटा सेंटर्स, क्योंकि अब डेटा की दुनिया है। यू आर शिफ्टिंग योर लाइफस्टाइल एंड यू आर कंज्यूमिंग मोर डेटा। तो डेटा कंज्यूम करने के लिए, वो डेटा आपको पहुँचाने तक के लिए वो टेलीकॉम नेटवर्क्स भी तो हैं दोस्तों, वो भी तो रहेंगे। यू आर मोर काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, आप उनको बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसी कूलिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये बेसिकली आपको, पहले हमको सिर्फ 2 महीना एसी चलाना पड़ता था, अब अपन साल में 6-8 महीने एसी चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, ये अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें क्या कंज़्यूम कर रहे हैं दोस्तों? एनर्जी कंज़्यूम कर रहे हैं। तो पावर डिमांड का जो कंज़म्पशन है, वो ऑन एन एक्सपेक्टेड आने वाले सालों में 5 टू 7% ईयर ऑन ईयर से बढ़ सकता है। ओके? जबकि कई सालों तक ये जो कंज़म्पशन का, जो पावर डिमांड कंज़म्पशन था, वो 2 से 3% ईयर ऑन ईयर बढ़ता था। But alone due to this AI data center and the huge boom on data side, ये पावर कंजम्पशन जस्ट डबल हो सका है। क्योंकि मैं आपको जस्ट एक डेटा देता हूँ कि एक डेटा सेंटर को रन करने का जो कॉस्ट है, उसका 30%, टोटल कॉस्ट जो है ऑपरेशन का, उसका 30% अलोन इज पावर। एंड आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ और नॉट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, और आईबीएम, ये जितने भी बड़े-बड़े जो क्लाउड वाले हैं, इंक्लूडिंग अमेज़न और ये सब, ये बहुत हेवी कैपेक्स कर रहे हैं। और कैपेक्स किस पे कर रहे हैं? अगर आप ऐसे देखो तो ये पूरे डेटा ड्रिवन कंपनीज़ हैं। पूरा सॉफ्टवेयर वाली और हाई डेटा, बिग डेटा, ये इन सब पे काम करने वाली, मतलब एक तरीके से न्यू एज इकोनॉमी पे काम करने वाली ये कंपनीज़ हैं। और ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं कैपेक्स? ये लगा रहे हैं पावर प्लांट्स में पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो डेटा सेंटर होंगे, या इनके जो डेटा सेंटर होंगे, उसकी 30% कॉस्ट किसमें से आएगी? पावर पावर के कारण आएगी। तो ये उस कॉस्ट को कम करने के लिए दे आर स्पेंडिंग वेरी हेवीली ऑन सेटिंग अप द पावर प्लांट्स। और किस तरीके के पावर प्लांट? प्राइमरली यूएसए वगैरह में मॉड्यूलर पावर प्लांट्स जो हैं, या जो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसी को ये लोग मॉड्यूलर रिएक्टर्स बोलते हैं। तो मॉड्यूलर पावर प्लांट्स पे ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। और फिलहाल जो सबसे ज़्यादा वहाँ जो पावर जनरेट होती है कन्वेंशनल एनर्जी से, वो होती है नेचुरल गैस से। तो नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट्स पे भी ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रही हैं। ऑल दीज़ डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन गूगल। माय पॉइंट इज़ नॉट टू गिव यू द डेटा, बट टू गिव यू द कांसेप्ट कि वो डेटा हमको किस तरफ लीड कर रहा है और हमको उससे समझना क्या है, राइट? तो हम देखिए क्या बात कर रहे हैं, हम पावर जनरेशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है, वो रिन्यूएबल वाले सेक्शन में ज़्यादा है, क्योंकि मिनरल वाले के साइड में कहीं न कहीं आगे जाके भी लिमिटेशन आ जाएगी, ठीक है? और रिन्यूएबल वाले के साइड में भी मैंने आपको एक डेटा शेयर किया कि अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया में पावर डिमांड और पावर कंजम्पशन का सिनेरियो क्या है, और गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, वो क्या हैं? और आप समझिए कि गवर्नमेंट बेसिकली वो इंद्र भगवान है, ठीक है? जो जिस चीज़ पे हाथ रख दे, उस सेक्टर को बढ़ने से कौन रोक सकता है? क्योंकि सारी की सारी फंडिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है। तो हम बात कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर मिनिमम साइड में 3 से 4% पर एनम पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा। मतलब अगर ये 300 गीगावाट है, इसका 5% आप पकड़ेंगे तो 15 गीगावाट ये कन्वेंशनल भी बढ़ रहा है। मतलब दोनों ग्रो कर रहे हैं, और दोनों के ग्रो करते हुए ये जो रेशियो है दोस्तों, ये आपस में स्विच होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब रिन्यूएबल बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा एज़ कंपेयर टू कन्वेंशनल। तब जाके ये जो 55-45 का रेशियो आज है, ये रिवर्स होगा और कन्वेंशनल 45 रह जाएगा और रिन्यूएबल 55 हो जाएगा। और गवर्नमेंट का ये टारगेट है अगर अचीव करने का 2030 तक, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ टेलविंड्स दी होंगी ना यहाँ पे, गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ दी होंगी यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट है किसी इंडस्ट्री को, तो उस इंडस्ट्री पे अगर अपन हाथ डालेंगे, उस इंडस्ट्री को अगर अपन ठीक से स्टडी करेंगे, तो अपने लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने क्या बोला कि 55% अभी है, ये 45% अभी है। विदिन दैट, इफ यू आर टेकिंग अ पावर डिमांड कंजम्पशन ऑफ लेट्स से 5% ऑन एन एवरेज, तो उसके बाद भी बाय 2030 द एंटायर रेशियो हैज़ टू शिफ्ट 55%। मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा ये होने वाला है। तो रिन्यूएबल जो है, वो
ये तो पावर की डिमांड का जो बेसिकली सिनेरियो है वो बढ़ेगा 4 से 5% या 3 से 4%, पर एक्चुअल में जो रिन्यूएबल पावर है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ेगा। ये करीबन 10 से 15% के आसपास तक का इसमें ग्रोथ आप देखेंगे, तब जाके ये जो रेशियो है ये अगले 5 साल में रिवर्स होगा और रिन्यूएबल पावर आज जो 45 है वो वहां से पहुंचेगा कहां तक दोस्तों, 55% तक। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का काफी बड़ा टेलविंड है दोस्तों इसके लिए। टेलविंड क्या होता है, मतलब फेवरेबल, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने पॉलिसीज के थ्रू और सब्सिडीज के थ्रू, इंसेंटिव्स के थ्रू, ठीक है ना, जल्दी अप्रूवल देने के थ्रू। बेसिकली तो रिन्यूएबल में हमको क्या ढूंढना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। आइए अब इस पे बात करते हैं कुछ रीसेंट डेटा। अब रिन्यूएबल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास है सोलर, हमारे पास है हाइडल, ओके, हमारे पास है विंड और है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर हमेशा से एक डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है कि आप इसको कन्वेंशनल में लेंगे या आप इसको रिन्यूएबल में लेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर के लिए भी हमको यूरेनियम चाहिए होता है और आज के डेट में हमारा जो यूरेनियम है ये ठीक ठाक मात्रा में इंपोर्ट होता है, कहां से, अफगानिस्तान वगैरह से और दूसरे कुछ देशों से, ठीक है। तो यूरेनियम हमारे देश में बेसिकली हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और ये यूरेनियम भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, मिनरल है, जो कहां से निकलता है, अगेन अर्थ से ही डिग करके निकाला जाता है। पर इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो इतने बार अपने आप को रिसाइकल करता है कि इसमें जो वेस्टेज है वो कुछ नहीं निकलता। जबकि नॉर्मली कन्वेंशनल वाले में अगर आप देखेंगे तो जो थर्मल पावर प्लांट्स जो हम जानते हैं उसमें क्या है, कोल लिटरली बर्न होता है, ठीक है, उसमें आप बांध भी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, तो वाटर क्लॉगेज भी आप करते हैं, वाटर डिपॉजिट्स बनाते हैं, बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाते हैं, तो उसमें आप पानी भी यूज करते हैं, उसमें आप कोल भी यूज करते हैं और उसमें एनवायरमेंट भी गंदा होता है और उसका जो रेसिडुअल है ऐश वो बहुत ज्यादा निकलता है, फिर इसी ऐश से फ्लाई ऐश ब्रिक वगैरह बनती है, अलग कहानी है वो, छोड़ दीजिए उसको। पर न्यूक्लियर को अपन रिन्यूएबल में रख सकते हैं, रीजन बीइंग कि इसका जो कोई रेसिडुअल बाई प्रोडक्ट है वो नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात ये बहुत ज्यादा अपने आप को क्या है, रिसाइकल्ड करके क्या है यूज किया जाता है। मतलब बहुत थोड़े से यूरेनियम में एक ठीक ठाक आउटपुट जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो प्राइमरली अभी के लिए हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूक्लियर को रिन्यूएबल में रख रहे हैं, ठीक है। पर अब दो चीजें हैं जहां पे मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अगर आप विंड की बात करें पर्टिकुलरली, विंड मतलब हम विंड पावर की बात कर रहे हैं, पवन चक्की, ठीक है, ये भैया हमने पवन चक्की बना दी, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं बनी है पर जो भी है। अब ये पवन चक्की बन गई, पवन चक्की के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। एक तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये पवन चक्की का टरबाइन बना रहे होंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओईएम की बात, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे कौन से लोग हैं जो बेसिकली विंड मिल्स बना रहे हैं, जब विंड मिल बन रही है तभी तो लग रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये विंड मिल लगा के दे रहे हैं, ठीक है, ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज होंगी इसमें, ठीक है। तो हमारे देश में ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है काफी। अडानी के यहाँ पे कुछ बन रहा है पर ये बहुत बड़ा अभी प्लेयर नहीं है उसमें। सुजलॉन इज द प्लेयर एंड आइनॉक्स विंड इज द प्लेयर। कुछ रीसेंट स्टडीज ये शो करती हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, ये विंड एनर्जी के लिए, माफ कीजिए, विंड एनर्जी के लिए वहां का जो जियोग्राफिकल स्पॉट है ना वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि कहीं भी विंड मिल लगा सकते हैं, वहां पे हवा का एक लगभग कंसिस्टेंट फ्लो क्या है, बनना भी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट आती है और उससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हर एक बिजनेस में एक टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जितना इसका कॉस्ट लगा है और जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो ये आउटपुट आने में, आरओआई आने में इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एकदम ऐसा तुरंत आरओआई क्या है इससे नहीं आता, किसी से भी नहीं आएगा, पर ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर भी है, ऐसा समझिए आप, ठीक है। सो फॉर टाइम बिंग आई एम नॉट फोकसिंग ऑन विंड एनर्जी, क्योंकि मुझे आपको उस अपॉर्चुनिटी को बताना है जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम पोटेंशियल है। थोड़ा मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, आई विल रिक्वेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑफ पेशेंस, ओके।
ये मुझे पेन सेलेक्ट नहीं करने दे रहा, जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके, ओके, वी आर बैक आई थिंक। सो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप जिस जगह पे फोकस करें वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डिमांड ड्राइवर्स फॉर दिस। ठीक है, आइए समझते हैं कि इसके लिए डिमांड ड्राइवर्स क्या है। तो सबसे पहली बात कि इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा आपको जियोग्राफी और ये सब की जरूरत नहीं है कि वहां हवा चलती ही रहे, ये सब रहे। तो ये बेसिकली क्या है, मतलब इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू प्लान है। ठीक है, और अब जैसे आप जानते हैं कि एक योजना भी चल रही है कुसुम, जो प्रधानमंत्री कुसुम सौर सौर ऊर्जा योजना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, बेसिकली घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर का कॉन्सेप्ट है ये, कि घर के ऊपर आपने सोलर पैनल लगा दिए, तो ये रूफ टॉप सोलर का कॉन्सेप्ट है। तो एक बेसिकली क्या है कि कुसुम सौर ऊर्जा, ये भी इसका एक बड़ा डिमांड ड्राइवर है। जैसे जैसे लोगों के बिजली बिल, हमारे आपके बिजली बिल बढ़ेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा रूफ टॉप सोलर के ऊपर करेंगे। अब हर घर के ऊपर आप विंड मिल तो नहीं लगा सकते सर, ठीक है, पर डेफिनेटली आप रूफ टॉप सोलर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा, बढ़ता हुआ जो क्लीन एनर्जी है, ठीक है, क्लीन एनर्जी का जो अपना डिमांड है, ईवीज का अपना डिमांड है, क्लीन एनर्जी की अपनी डिमांड है, राइट। बढ़ता हुआ एनर्जी कंजम्पशन जो है, ये सोलर एनर्जी को बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा है। पर हम इस सेक्शन में क्या समझने वाले हैं, हम इस सेक्शन में समझने वाले हैं कि सोलर एनर्जी में हमको क्या देखना है बेसिकली। मैं आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि सोलर एनर्जी में आपको देखना है बेसिकली इंटीग्रेटेड जो प्लेयर्स हैं उनको, क्योंकि सोलर एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरा इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन है। सोलर एनर्जी में भी कुछ प्लेयर्स हैं दोस्तों, ओईएम हैं, जो क्या बनाते हैं दोस्तों, सोलर पैनल्स बनाते हैं। ये सोलर पैनल का अगर आप बाइफरकेशन देखेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले सिलिका जो वेफर है, ओके, ये सिलिका वेफर से इनगॉट्स बनाए जाते हैं। इनगॉट्स मतलब आप समझिए कि ऐसे बार्स होते हैं, किसके, सिलिकॉन के बार्स होते हैं। ठीक है, और इन बार्स को डेवलप किया जाता है किसमें, पॉली या मोनोक्रिस्टलाइन में। ठीक है, सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं कि किसी में एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, किसी में एफिशिएंसी कम मिलती है। ठीक है, पर कॉस्ट उसमें कम लगती है, तो सबका अपना अपना एडवांटेज है। सोलर पैनल बनाने के लिए क्या क्या लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन के बाद बनता है दोस्तों सोलर सेल। ये सोलर सेल से बनता है दोस्तों, ये भी सोलर सेल एकदम छोटा यूनिट हो गया समझना। सोलर सेल से बनता है दोस्तों सोलर मॉड्यूल। अब ये छोटा सा जो सोलर सेल था, इसको मिला के आप समझिए कि आपने ऐसा कुछ बना लिया, क्या, सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल के बाद बनता है दोस्तों सोलर पैनल। तो ये सोलर पैनल क्या हो गया, कई मॉड्यूल्स को आपने मिला दिया, तो ये बेसिकली क्या बन गया दोस्तों, माफ कीजिएगा, मेरा जो ड्राइंग है वो बहुत ही गंदा है। इतना गंदा नहीं है जितना ये इस डिजिटल पैड में जाता है। तो इस तरीके से आपका सोलर पैनल बन गया। ये सोलर पैनल बनने के बाद, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, ताकि आपको ये ठीक से विजिबल रहे। अब सोलर पैनल बनने के बाद फिर, सोलर पैनल बनने के बाद आप समझिए कि इसी को जब आप क्या है, बहुत सारे सोलर पैनल को जब आप एक साथ फिट करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सारे सोलर पैनल मिला के क्या बना देते हैं, एक सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पैनल बनाना एक अलग बात है। जो सोलर पैनल बनाते हैं या जो ये पूरा शुरू से लेके अंत तक बनाते हैं, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि सोलर सेल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। कई लोग सोलर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके सोलर पैनल बनाते हैं। कई लोग सोलर पैनल को भी इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके सोलर पावर प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो दोस्तों हमने देखा, क्या देखा, कि एक होता है सोलर एनर्जी में ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कुछ एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, टाटा पावर उसका एक एग्जांपल है।
वारी एनर्जी उसका एक एग्जांपल है। ठीक है। अब दूसरे टाइप की कंपनीज क्या करती हैं? दूसरे टाइप की कंपनीज होती हैं दोस्तों ईपीसी कंपनीज, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशन। आप सोचिए, ये सोलर पावर प्लांट जहां पे भी लगेगा, ठीक है, ये सोलर पावर प्लांट जहां पे भी लगेगा, उसकी पूरी प्लानिंग करना, ठीक है, उसको कमीशन करना। ये सोलर हवा में तो नहीं टंगता है, इसके नीचे का आपको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इसके नीचे के आपको बेसिकली स्टैंड्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके ये सोलर प्लेट्स लगते हैं। फिर उस पूरे प्लांट को आपस में इंटीग्रेट करना, कमीशन करना। क्योंकि क्या होगा, ये जो आपने सोलर पैनल बनाया है, बेसिकली ये सोलर पैनल किससे कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट होगा इन्वर्टर से, क्योंकि भाई ये तो क्या है, आपका डायरेक्ट करंट बना रहा है, ठीक है, सीधे डायरेक्ट वोल्टेज जनरेट कर रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा। इसको कनेक्ट करना होता है इन्वर्टर से, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको, क्योंकि मैंने अभी ऊपर समझाया है कि अभी जो टाइम आ रहा है वो किसका आ रहा है, राउंड द क्लॉक पावर चाहिए भैया, ठीक है। आप जैसे भी बनाओ, पावर से बनाओ, ये सोलर से बनाओ, कोल से बनाओ, तो इसमें और क्या फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, बैटरी इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब बैटरी जहां पे आपने बोल दिया ना, तो बैटरी इतना सरल नहीं है, क्योंकि कभी पावर जनरेट हो रही होगी, मान लीजिए इस पूरे प्लांट में से 10 मेगावाट की, और डिमांड आ रही होगी 6 मेगावाट की, तो 6 मेगावाट तक की जो पावर है वो इन्वर्टर के थ्रू राउट होगी कहाँ पे, ग्रिड पे। मतलब ये अल्टीमेटली ये सोलर किससे कनेक्ट होगा, वही ट्रांसमिशन ग्रिड से दोस्तों, ठीक है। और ये पावर को फिर हम भेज रहे होंगे आगे। तो 6 मेगावाट तक की पावर तो मान लीजिए ट्रांसमिशन ग्रिड में है, क्योंकि उतना ही यूज आ रही थी। बाकी जो 4 मेगावाट होगा वो क्या होगा, 4 मेगावाट फिर आपके बैटरी सिस्टम में स्टोर होगा। पर ये इतना नॉलेजेबल ये कैसे होगा कि कब बैटरी से कितना स्टोर हो? फिर पता चला 6 मेगावाट से पावर का अचानक से जंप हुआ, और अचानक से यहाँ पे डिमांड आ गई 12 मेगावाट की। अब ये 12 मेगावाट की जो डिमांड आ गई, तो अचानक से जो बैटरी पावर स्टोर कर रही थी, अब वो भी क्या करेगी दोस्तों, पावर डिलीवर करेगी। तो ये जो सारा मैनेजमेंट है, इसमें जो बैटरी का जो ऑपरेशन है, इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो चाहे ईवी हो, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो जा रहा है पर आप लोग पेशेंस रखिएगा, चाहे वो सोलर हो, ये कहलाता है क्या, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस। ये बीएमएस का एक बहुत एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आता है, ये भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है पूरी, बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बहुत सारी कंपनीज जो बैटरी बनाती हैं वो साथ में बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देती हैं। अगर आप कभी हम डिस्कस करेंगे ईवी के सेक्टर को, तो उसमें भी हम ये देखेंगे, राइट। अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट, अभी तक हमने क्या देखा, हमने सोलर एनर्जी में हमने क्या देखा दोस्तों, हम दो चीज देख रहे थे। एक तो हमने देखा कि ओईएम कौन है, और दूसरा हम देख रहे थे कि ईपीसी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि ईपीसी कंपनीज बेसिकली सोलर प्लांट को पूरा इंस्टॉल करके कमीशन करके देती हैं। और उसी सिलसिले में हमने क्या देखा कि सोलर पैनल बस बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको स्टैंड, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको कमीशन करना पड़ेगा। कमीशन करने के लिए इन्वर्टर वाला सेटअप होगा, बैटरी सेटअप होगी, बीएमएस सेटअप होगा, उसका ग्रिड से उसको ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कैसे करेंगे, ग्रिड से अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। और फाइनली ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो रेडी टू डिलीवर होगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है। अब कौन सी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं? इसमें भी बहुत सारी कंपनी काम कर रही है। जो सबसे बड़ी कंपनी इसमें काम कर रही है, वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस वाली जो कंपनी है वो इसमें काम कर रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी, माफ करना, माय बैड, अदानी ग्रीन एनर्जी। दूसरी कंपनीज जो इसमें काम कर रही हैं वो है टाटा पावर। आज के डेट में सोलर ईपीसी में काम करने वाली इंडिया में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें से लगभग 15 से ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्पेस है, बस आपको देखना है एक बार। तो हमने देखा ईपीसी, हमने देखा ओईएम, राइट। और क्या सोलर एनर्जी में आप देख सकते हैं, आई थिंक दिस इज व्हाट, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी पावर जनरेशन समझ रहे हैं। पावर जनरेशन में दो ही पार्ट हो रहा है, आप एनर्जी जनरेट करेंगे और आप उसको ग्रिड तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जो भी सिलसिला शुरू होगा वो किसका होगा, वो ट्रांसमिशन का होगा। यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स बताए गए हैं, एग्जाम्पल के लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अदानी ग्रीन एनर्जी कैन नेवर बी माई रिकमेंडेशन, क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से घूम फिर के पॉलिटिकली लिंक्ड हो जाता है। तो वी डू नॉट पर्सनली प्रेफर एनी ऑफ दोज स्टॉक्स, बट देन देर आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू फिगर आउट विद इन दिस ओईएम स्पेस। अब आप समझिए, एक आपको बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं, विदाउट डायरेक्टली नेमिंग दी स्टॉक, आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके बताता हूं। आईटीसी है,
आईटीसी का आशीर्वाद आटा अपन सब जानते हैं। अब ये आशीर्वाद आटा जो है, थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम, माफ करना। आशीर्वाद आटा, अभी क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि मतलब आईटीसी क्या है, खेतों में मतलब गेहूं भी उगा रहा होगा, और फिर उसके बाद वो खेती भी कर रहा होगा, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग भी कर रहा होगा, गेहूं को छाँट भी रहा होगा, धो भी रहा होगा, सुखा भी रहा होगा, उसके बाद आटा बना भी रहा होगा। या आईटीसी क्या कर रहा होगा, डायरेक्टली किसी को, सब कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया होगा, और यहाँ से आटा लगा रहा होगा, और आशीर्वाद क्या कर रहा होगा, बेसिकली मार्केटिंग कर रहा होगा। ठीक है? आप मुझे बताइए कि किसी और से बनवा के और आटा बेचने में मार्केटिंग में ज़्यादा मार्जिन है, या अगर कोई शुरू से पूरा का पूरा ये काम करे, तो उसके पास ज़्यादा मार्जिन बचेगा? ऑब्वियसली जो शुरू से उस काम को करेगा, क्योंकि जब ये किसान जिसको भी ये बेच रहा होगा, ये भी अपना 2 पैसा बचा के बेच रहा होगा। फिर ये जो कॉन्ट्रैक्टर आशीर्वाद आटा के लिए जो बना रहा होगा, ठीक है? वो भी अपना 2 पैसा मार्जिन बचा के ही आशीर्वाद को बेच रहा होगा। आशीर्वाद तो जिस रेट में आज बेच रहा है ₹100 में, उसी रेट में बेच रहा होगा। तो अभी ये अगर ₹40 कमा रहा है, तो अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग खुद से कर पाए, ध्यान से सुनिएगा, तो हो सकता है ये 40 की जगह ₹60 कमाए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों फाइनेंस में? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बिजनेस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कि मतलब हमको कम से कम चीज बाहर से या दूसरी कंपनी से खरीदना पड़े, हम रॉ मटेरियल से लेके पूरी की पूरी प्रोसेसिंग जो है, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हम कहाँ पे कर लें? अपने एंड पे ही कर लें, अपनी कंपनी में ही कर लें, तो हर पार्ट में जो मार्जिन हम दे रहे थे दूसरों को, वो मार्जिन भी बच के हमारे पास आ जाएगा, और बेसिकली कंपनी जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगी। तो सोलर इंडस्ट्री में भी ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, ओईएम में भी एक टाइम था कि जो ईपीसी कंपनीज थी, गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज कर रही थी, उनको पीएलआई की इंसेंटिव दे रही थी। फिर एक टाइम आया, गवर्नमेंट ने बोला यार सिर्फ ये ईपीसी वाले से नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो क्या है कि मैक्सिमम जो पूरा का पूरा सोलर पैनल है, वो हम चाइना से मंगाते रह जाएंगे, हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता रह जाएगा, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता रह जाएगा, और कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत है, वो मैन्युफैक्चरिंग का सपना जो है वो पूरा का पूरा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो पहले ईपीसी कंपनीज को पीएलआई मिलता था, ठीक है? उसके बाद धीरे से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर को मिलने लग गया। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार, अब सोलर पैनल भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो मॉड्यूल क्या है बाहर से मंगा रहे हो। तो फिर सोलर मॉड्यूल वालों को पीएलआई मिलने लग गया, और फिर उसके बाद अब सोलर सेल वालों को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं, केवल सोलर सेल भी बनाने से नहीं चलेगा, आप तो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन लेके काम करो। आप मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन लेके काम करो, तभी आपको क्या है, इस धंधे में मार्जिन बचेगा। और आप याद रखिएगा दोस्तों कि ये सोलर सेल एक ऐसा, मतलब ये जो पूरी सोलर इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बैकअप है। अगर गवर्नमेंट का बैकअप नहीं होगा ना इस इंडस्ट्री को, तो हम कभी भी चाइनीज से इंपोर्टेड जो मटेरियल है, अब चाइनीज पे तो अभी बैन लग गया है पूरा, तो चाइना से आप कुछ क्या है सोलर सेल और ये सब कुछ मंगा ही नहीं सकते बेसिकली। ठीक है? और इनकी भी जो एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है वेंडर्स की और मटेरियल की, तो अब सारे के सारे गवर्नमेंट और मेजर प्रोजेक्ट्स में वही सोलर सेल या सोलर पैनल अप्रूव्ड माने जाएंगे, जो सोलर सेल भी इंडिया में बने हुए हैं। ठीक है? और इनके प्रॉफिट का एक ठीक ठाक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम से आता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे अक्रॉस दी वैल्यू चेन को ज्यादा से ज्यादा एडवांस करते जा रही है। पहले गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप ईपीसी लगाओ, हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि अच्छा आप पैनल बनाओ, फिर आप मॉड्यूल बनाओ, फिर सोलर सेल बनाओ। तो बेसिकली जो कंपनीज इस पूरे वैल्यू चेन को ऑनर कर पाएगी, जो कंपनी इस पूरे वैल्यू चेन में बढ़िया से बढ़िया काम कर पाएगी और गवर्नमेंट के पीएलआई का एडवांटेज उठा पाएगी, वो कंपनी बेसिकली क्या होगी, इस सेक्टर में विनर होगी। अब मेरे को आप लोग बताओ, ये बात आप में से कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये पॉइंट आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आप लोग मुझे थोड़ा सा इमोजीज वगैरह भेज के या कुछ और आप लिख के मुझे अगर नहीं बता रहा है, मैं कैसे समझूंगा? श्योर। तो बेसिकली लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू, राइट? तो हमको हमको बेसिकली
थोड़ा सिस्टम में लैग है, माफ कीजिएगा। हमको बेसिकली सोलर में वो ओईएम्स देखने पड़ेंगे। लैग हो रहा है सिस्टम में, माफ कीजिएगा। हमको सोलर में वो ओईएम कंपनी देखने पड़ेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के साथ जो काम कर रही है, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के साथ काम कर रही है। मतलब गवर्नमेंट के चेंजिंग नॉर्म्स के हिसाब से वो कंपनी काफी एजाइल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेटर इसमें देख पाएंगे, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वारी एनर्जी इज वन सच कंपनी, बिकॉज आई हैव रेड अबाउट दिस, सो आई नो। इनफैक्ट इस दिशा में टाटा पावर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बट अगेन ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, बट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सोलर ओईएम्स कंपनीज अगर आपको देखना है, फिर एक प्रीमियर एनर्जीज भी है। ठीक है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन आपका है, आपको अपने से देखना है। देयर आर गुड नंबर ऑफ एक्मे सोलर भी है कंपनी, एक्मे सोलर। ओके, देयर आर गुड नंबर ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज एज वेल जो इस सेक्टर में काम कर रही होंगी। सो यू हैव टू गिव योर ओन ड्यू डिलिजेंस, बट द एंटायर पॉइंट वाज कि हमको अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी है और कैसे देखनी है। तो दोस्तों, अगर मैं एक बार ये पूरा का पूरा अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, एक बार अगर मैं उसको फटाक से समराइज करूं आपके लिए। गिव मी अ मोमेंट, ये मेरा आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। हाँ, अगर मैं पूरा का पूरा आज हमने क्या डिस्कस किया, अगर एक क्विक रिवीजन करूं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द लिंक अलाइव कि हम कहाँ शुरू कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने दोस्तों आज बात की एनर्जी ट्रांजिशन की, क्यों जरूरी है एनर्जी ट्रांजिशन। फिर हमने बात किया कि पावर सेक्टर का एक हमने टॉप व्यू लिया। वो पावर सेक्टर का टॉप व्यू लेने के बाद हमने शुरू किया सबसे पहले कि पावर जनरेशन के ऊपर हम बात करेंगे। पावर जनरेशन में हमने दो सेक्टर को ठीक ठाक देखा। मैंने आपको बताया कि पावर जनरेशन एक अगर सब सेक्टर है, तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी बात की विंड के ऊपर, और हमने थोड़ा डिटेल में बात किया सोलर एनर्जी के ऊपर। हमने दोनों में देखा कि इसमें भी कुछ ओईएम होते हैं और कुछ ईपीसी वाले होते हैं, और इसमें भी क्या है, कुछ ओईएम होते हैं और कुछ ईपीसी वाले होते हैं। ठीक है, तो आज की जो स्टडी है उसको हम यहाँ तक लिमिट करेंगे। और अब पावर जनरेशन में देयर इज वन एरिया which we will focus on our next session. Okay, my pen is kind of my system is kind of testing my limits. ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर पे, जो है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अभी ये सिर्फ पावर जनरेशन चल रहा है, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सेशंस इज कि आपको सोचना कैसे है उस इंडस्ट्री के बारे में, और क्या चल रहा है उस इंडस्ट्री में, इसका आपको एक आइडिया हो, और मैं कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आपको बता पाऊं। हमने ईपीसी को भी काफी डिटेल में समझा, हमने सोलर के पूरे चेन को, जो सोलर पावर वाला है उसके पूरे ओईएम के चेन को हमने समझा, क्यों सोलर पावर की डिमांड बढ़ रही है हमने वो भी समझा। ठीक है, हमने विंड एनर्जी को भी समझा। मैं जस्ट आपको एक बार स्क्रॉल बैक करके बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया है आज। ठीक है, हमने ये देखा कि पावर जनरेशन में ब्रॉडली कन्वेंशनल और रिन्यूएबल दो तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके पहले हमने एनर्जी ट्रांजिशन और पावर सेक्टर का टॉप व्यू लिया। जब हम पावर सेक्टर का टॉप व्यू ले रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी में अभी सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बोल के काम नहीं चलेगा, हमको राउंड द क्लॉक पावर चाहिए। और राउंड द क्लॉक पावर देने के लिए एनर्जी का स्टोर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो ही आप क्या है, राउंड द क्लॉक दे सकते हैं, पावर डेंस कर सकते हैं। राइट, ये सब हमने देखा। हमने थोड़ा सा एक पूरे पावर सेक्टर का जब टॉप व्यू लिया, तो हमने ये समझा कि पावर जनरेटर अलग है, ट्रांसमिशन अलग है, स्टोरेज एक सेक्शन है जो पहले नहीं हुआ करता था, कंजम्पशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ठीक है,
So it was a very interesting session, and I really appreciate all of your patience because it is already we started at around let's say 11:10 और अभी टाइम जो है वो ऑलरेडी 12:20 हो गया है एंड यू गुड नंबर ऑफ यू आर स्टिल हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. आई बिलीव कि कुछ वैल्यू एडिशन हमने किया होगा आपके नॉलेज में, कुछ आपको एक नया आउटलुक समझ में आया होगा. हाँ, मेरे पास एक आया है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी अ, मेरे पास एक आधी दो क्वेश्चन है व्हिच आई वुड लाइक लव टू आंसर. जैसे एक क्वेश्चन है स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में. एज पार्ट ऑफ द एजुकेशनल सीरीज स्टॉक रिकमेंडेशंस आर नॉट अलाउड. तो बेसिकली मैंने आपको जो भी कंपनीज का मैंने नाम लिया है दे आर फॉर एग्जांपल यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस रिगार्डिंग दैट. मेरे पास एक इनपुट आया है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी आल्सो हैज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. आई होप आपको ये समझना पड़ेगा कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर ये सब यूटिलिटीज के अंदर में आते हैं. मतलब ये बेसिकली क्या है, पावर प्रोड्यूसर्स हैं और ये बहुत ज्यादा हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं. मतलब टाटा पावर में भी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी एक कॉमनैलिटी ये है कि ये सोलर भी यूज करते हैं, कन्वेंशनल भी यूज करते हैं, ये हाइब्रिड भी यूज करते हैं और पूरे तरीके से. और फिर ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को भी ला रहे हैं. ये मतलब राउंड द क्लॉक पावर जनरेशन में अगर आप देखेंगे और कुछ हद तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देखेंगे तो बेसिकली ये कंपनीज एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं. पर चूंकि हम अभी जो एग्जांपल्स ले रहे थे वो बेसिकली पावर जनरेशन के अंदर में ले रहे थे तो हमको और नीश में फोकस करना था. इसलिए मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जो कंपनीज नीश में काम कर रही हैं उनको मैंने दिया है. JSW Energy is a broader company. It is a complete utility company which is providing end-to-end solution. मतलब वो सिर्फ सोलर में नहीं काम कर रहा है. पर मैं अगर सिर्फ सोलर जनरेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ तो वारी एनर्जी, एक्मे सोलर, दीज विल बी मोर रिलेवेंट कंपनीज टू पुट द एग्जांपल. जब हम पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे तो इसमें और भी चीज़ों को देखेंगे. क्वेश्चन एंड आंसर वाले टैब में यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन. आइनॉक्स ग्रीन भी आती है क्या? देयर इज अ क्वेश्चन, आइनॉक्स ग्रीन भी आती है क्या? आइनॉक्स, देखिए आइनॉक्स ग्रीन करके देयर इज नो कंपनी. देयर इज वन कंपनी विच इज आइनॉक्स विंड, जो विंड एनर्जी में है प्राइमरली और वो सोलर पे भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. आइनॉक्स विंड वाले देवांश जैन उसके एमडी और सीईओ हैं. और एक कंपनी है आइनॉक्स इंडिया और एक कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी. तो आइनॉक्स विंड एनर्जी जो है वो विंड पावर में ईपीसी का काम करती है. आइनॉक्स विंड लिमिटेड जो है वो बेसिकली टरबाइन्स बनाती है और पूरा का पूरा विंडमिल्स बनाती है. आइनॉक्स इंडिया जो है वो क्रायोजेनिक गैसेस में काम करती है, इंडस्ट्रियल गैसेस में काम करती है. वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है. पर आइनॉक्स विंड जो है वो आइनॉक्स ग्रीन जो है मैंने नहीं सुना है कि ऐसी कोई कंपनी है. आइनॉक्स विंड डाइवर्सिफाई कर रही है बेसिकली किसमें, सोलर में. विंड से सोलर में भी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. दे हैव गॉट गुड प्लान्स. राइट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन.